से कि आज भी आप लोग क्लास में आ गए। रोज़ आप लोगों ने आना है तो आपको रोज़ कंग्रेचुलेट किया जाएगा। ठीक है जी। देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो एक अच्छे फ्यूचर के लिए आपको आज अपना वक्ती आराम जो है वो फोरगो करना पड़ेगा। ठीक है जी, और वो आई एम श्योर कि आप लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। समराइज़ कर लेते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है अकाउंटिंग का। लेक्चर नंबर 4 अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें कर ली हैं उनको एक दफ़ा समराइज़ करते हैं। हमने कहा कि अकाउंटिंग एक मोड है, एक लैंग्वेज है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें क्यों रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं? वो इसलिए कि बिज़नेस की दुनिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, और अगर हम उसको ठीक से रिकॉर्ड करेंगे तो ही हम उसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हर कोई अपना अपना तरीका लेकर चले तो उसके कुछ नुकसानात हैं। यूनिवर्सैलिटी नहीं होती, अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन की जो है वो हर कोई उस तरह से उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। उस इन्फॉर्मेशन को, आपकी बनाई हुई इन्फॉर्मेशन को कोई और यूटिलाइज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो मीनिंगफुल ना हो, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में ना हो, जिस यूनिवर्सल लैंग्वेज में सारे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, ज़बानों का भी यही रूल होता है ना कि लैंग्वेज जो है वो इसलिए बनाई गई है ताकि जो आपके जहन में बात है वो अगले के जहन तक पहुँचाई जा सके। वरना जिंगलाला हुर कर रहे होते हो। जिंगलाला हुर जो है उसका भी एक मीनिंग है, वो शायद आपको नहीं पता, लेकिन वो जिस ज़माने में ये लैंग्वेज थी उस वक्त उस ज़माने के लोगों को ये समझ आती होगी। ठीक है, वो इस लैंग्वेज को समझते होंगे। इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है जिसके कुछ रूल्स हैं, जिसमें कुछ चीज़ों को कुछ नाम दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है। आपने उनको उस लैंग्वेज को सीखना है और फिर उसको फॉलो करना है। सही, ये तो है स्टेप 1। इसके बाद आगे जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो सिर्फ सीखना ही नहीं रह जाएगा, बल्कि और भी चीज़ें होंगी। तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी ज़हनी तौर पे बड़े होंगे, जिस्मानी तौर पे भी इंशाल्लाह आप और बड़े होंगे, लेकिन ज़हनी तौर पे आपका बड़ा होना जो है वो इस क्लास में मैंने मेक श्योर करना है। ठीक है, तो आप इसमें और भी चीज़ें करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये लैंग्वेज समझ रहे हैं। इसकी बेसिक जो होती है वो एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। कोई भी एक ट्रांजैक्शन जिसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसकी एक अकाउंटिंग एंट्री होगी, और उस अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं। हमने ये बात की है कि 90% से ज़्यादा जो रियल लाइफ में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बेस्ड होती हैं। उसमें उनको सॉल्व करने का तरीका सबसे इजी ये है कि आप कैश जो होता है उसको देख लें कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर तो कैश आपके पास आ रहा है तो कैश जो है वो डेबिट होगा, कैश का इनफ्लो कंसिडर किया जाएगा। ये ग्रीन कलर के पेन से मैंने लिखा हुआ। और अगर कैश जा रहा है तो इसका आउटफ्लो होगा, उसे हम कहेंगे क्रेडिट है। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि हमने चीज़ों को जोड़ों में पैदा किया है। ठीक है, ये वाले जोड़ नहीं जो पैरों वाले होते हैं, जोड़ों से मुराद ये है कि हमने उनको जो है वो पेयर्स में पैदा किया है। सही है, तो अकाउंटिंग के भी कुछ पेयर्स होते हैं, यानी कि ये नॉर्मल यही है कि पेयर्स में है चीज़ें। तो हर डेबिट का एक क्रेडिट है, हर क्रेडिट का एक डेबिट है। ठीक है जी, डेबिट का क्रेडिट इम्पैक्ट वो सोर्स होगा जहाँ से वो पैसे आपके पास आ रहे हैं। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है? कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी, या इनकम क्रेडिट हो रही होगी। अब इनकम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनकम के अंदर सेल्स भी होती है, इनकम के अंदर रेवेन्यू, वो जो सर्विस इनकम होती है वो भी होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, तो उसके अगेंस्ट एक डेबिट होगा, वो उसका सोर्स होगा जहाँ जहाँ वो जहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। एक्सपेंस हो सकता है और एसेट हो सकता है। ये मेन कैटेगरीज हैं, ये बड़ी कैटेगरीज हैं। एक्सपेंस की कैटेगरी में हज़ारों किस्म के एक्सपेंस हो सकते हैं, एसेट की कैटेगरी में हज़ारों किस्म के एसेट्स हो सकते हैं, कैपिटल की कैटेगरी में एक ही कैपिटल होता है, इसमें हज़ारों लोग नहीं होते, मालिक तो एक ही होता है ना। फिर क्या ख्याल है? मालिक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको थोड़ा आगे चल के पढ़ाएंगे। लेकिन लाइबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ जो जिनको आपने पैसे वापस करने हैं। अभी हमने ये देखा है कि किसी से लोन ले लें तो वो हमारी लाइबिलिटी बनती है, लेकिन कल हमने एक नई तरह की लाइबिलिटी भी पढ़ी थी कि किसी से उधार चीज़ें ले लें तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है ना, उसको भी तो पैसे ही देने हैं। लोन वाले को भी पैसे देने हैं, उधार वाले को भी पैसे देने हैं, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी। सही है। और फिर हमने इनकम के बारे में डिफरेंट सोर्सेज की बात की थी। अकाउंटिंग एंट्रीज जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में की हैं
उसकी समरी एक हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि अगर हम कैश पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत इजी है। परचेज के केस में परचेज टू कैश, सेल के केस में कैश टू सेल्स, परचेज रिटर्न के केस में कैश टू परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के केस में सेल्स रिटर्न टू कैश। अब आप समझ रहे हैं, मैं डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहा, मैं पहले एक अकाउंट बोलता हूँ, उसके बाद टू बोलता हूँ, फिर उसके बाद अगला वर्ड बोल देता हूँ। तो हम लोग इस तरह से नॉर्मली एंट्रीज को बोलते हैं। मैं कहूँगा ना यार सेल्स की एंट्री क्या होती है, आप कहेंगे सर कैश टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जब हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज में जो डिफरेंट स्लैंग्स है वो भी तो हमने सीखने हैं, तो ये इसका स्लैंग है, सही है। कैश एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश की इनकम जो है अगर आपके पास आ जाए तो कैश आएगा, कैश डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर हमने कहा कि अगर हम कुछ उधार पे चीज़ें कर लें, परचेज ऑन क्रेडिट, तो हम लोग परचेज टू कैश की एंट्री करते हैं अल्टीमेटली, लेकिन कैश हमने क्योंकि उसी दिन नहीं दिया तो हम कैश की एंट्री उसी दिन नहीं करेंगे। हम परचेज की एंट्री जिस दिन की है परचेज उस दिन रिकॉर्ड करेंगे और कैश वाली साइड उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन हमने कैश पे किया है। बीच में पार्टी आ जाएगी और उस 10 दिनों के लिए फर्ज करेंगे ये हमने यकम को किया, ये 10 तारीख को किया, 10 दिन के लिए ये पार्टी हमारी लाइबिलिटी है। तो बेसिकली ये जो पार्टी हमें यहाँ पे जो नज़र आ रही है, दिस इज़ आवर लायबिलिटी। तो ये उस वक्त तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खड़ी रहेगी। जब हम इसे पे कर देंगे तो एक दफ़ा डेबिट हुई, एक दफ़ा क्रेडिट हुई, आपस में ये कट जाते हैं। डेबिट्स और क्रेडिट्स एक दूसरे से इन्वर्स जो है नेचर के होते हैं और आपस में कट जाते हैं जब हम इनको इकट्ठा करते हैं ना, वो भी आगे करके बताऊंगा। लेकिन ये है कि यहाँ से ये हुआ कि इस ट्रांजैक्शन से पार्टी अकाउंट को पहले हमने क्रेडिट किया, जब हमने पेमेंट कर दी तो पार्टी अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये आपस में कट जाएंगे। बच क्या जाएगा इन दोनों अकाउंटिंग एंट्रीज में, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। तो रिजल्टेंट एंट्री हमारे पास वही बन जाएगी जो हमने कैश के केस में की थी, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हम लोग जो है वो इसको पार्टी के अकाउंट में पार्क करके रखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख देंगे। जैसे वो होता है ना कि यार ये पैसे थोड़ी देर के लिए पार्क कर दो इस जगह पे, आप गाड़ी थोड़ी देर के लिए किसी जगह पे पार्क करके आते हैं, बाइक आप पार्क करके आते हैं बाहर पार्किंग में, तो वो थोड़ी देर के लिए आपने वहाँ पर रखी है, आप अपना बाकी काम करेंगे। ये थोड़ी है कि आप बाइक जो है वो कंधे पे उठा के क्लास में आके बैठ जाएंगे, सर ये मेरी बाइक है मैं साथ ही लेकर आया हूँ, ठीक है, तो वो आप बाहर पार्क कर देते हैं। इसी तरह से इसमें भी होता है कि हम वो लाइबिलिटी थोड़ी देर के लिए पार्टी अकाउंट में पार्क कर देते हैं और जब वो पेमेंट कर देते हैं तो वो वहाँ से हम निकाल देते हैं, तो वो हमारे पास उसका इम्पैक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो ये बहरहाल इसकी लॉजिक है। अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको ये पार्टी और ये वाली सारी चीज़ें बताई हैं। बहरहाल आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं कि जिस दिन परचेज़ करेंगे पेमेंट नहीं करेंगे उस दिन हम एंट्री करेंगे परचेज़ अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश तो दिया नहीं। जिस दिन कैश देंगे उस दिन हम पार्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेज़ तो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये दो एंट्रीज हैं, ये याद कर लें। इसी तरह से सेल्स के केस में पार्टी अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो ये हम लोग जो हैं ये एंट्रीज हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने ये कहा है कि जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। फर्ज करें कि एक्सपेंस आपका इंकर हो गया है, आपने पेमेंट नहीं की है, ये सिनेरियो भी होता है। अब वो कैसे होता है? लेट्स सपोज कि आपने एक आपका एक्सपेंस है जो आपने पे करना है, सैलरीज, मंथ एंड पे सैलरीज ड्यू हो गई हैं, आपने पे नहीं की है, सैलरी देने वाली बन गई है, आपने नहीं दी है। अब वैसे तो आज की तारीख में अगर मैं खड़ा हूँ तो आज से आगे हर साल पूरे हर महीने की, साल के एंड तक हर महीने की सैलरी मैंने अभी नहीं दी, लेकिन उसका काम भी तो नहीं करवाया मैंने। एक महीना गुजरा, महीने के एंड पे मैं आ गया, सैलरी पे करनी थी, नहीं की। अब ये जो सैलरी पे करनी थी नहीं की, आज मेरे से एम्प्लॉई, आज 30-31 तारीख है, एम्प्लॉई मेरे पास आया सैलरी लेने के लिए, कहता है सर सैलरी। मैंने कहा पैसे नहीं है। कहता है सर देख लें गरीब आदमी हो। हमने कहा यार हम तुमसे ज़्यादा गरीब हैं, तो फिर क्या करें? वो कहता है सर नहीं आप तो मालिक हैं। हमने कहा जी हम मालिक नहीं है, हमारे पास एक बंदा है जिसकी हमने सैलरी भी देनी है, आपके पास तो ऐसा कोई बंदा नहीं ना जिसकी आपने सैलरी देनी है। खैर उसको साबित कर दिया कि हम उससे ज़्यादा गरीब है, वो बेचारा रोता रोता चला गया। सैलरी हमने उसकी नहीं दी, क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई? नहीं हुई। क्या कोई एंट्री करेंगे? करेंगे, सही है। अच्छा इसकी रीज़न क्या है, मैं ये साबित करना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि हमने कहा कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हमने कैश पे नहीं किया, लेकिन आज की तारीख में एक काम ऐसा हुआ है, उस बंदे का महीना पूरा हो गया है, उसको हमने पेमेंट करनी है। ये ऐसे ही है जैसे हमने किसी से एसी ले लिए हैं उधार पे
और हमने अभी उसको पैसे देने हैं, नहीं दिए। सिमिलरली हमने उससे सर्विसेज ले ली हैं, पैसे देने वाले आज बन गए हैं लेकिन नहीं दिए हैं, तो ये एक लाइबिलिटी है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो हमने अब रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि हमने सैलरी देनी थी, हमने नहीं दी। सैलरी तो इससे अगले महीने की भी देनी थी, वो नहीं दी, लेकिन हम सिर्फ इस महीने की सैलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इस महीने का काम भी करवा लिया हमने। अब इस महीने की सैलरी देनी ही देनी है, आज से अगले महीनों की भी सैलरी देनी है, लेकिन वो आज नहीं देनी, वो अगले महीने देनी है, उससे अगले महीने की उससे अगले महीने देनी है। तो दी नहीं है सैलरी, लेकिन उससे काम करा लिया है, सर्विसेज लेनी है। दिस इज़ जस्ट लाइक कि आपने एक एसेट ले लिया है, उसकी पेमेंट नहीं की है। तो जब आप एसेट ले लेते हैं, पेमेंट नहीं करते, उधार पे एसेट लेते हैं, तो आप एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। तो अब हमें एक्सपेंस को भी तो डेबिट करना है और पेएबल क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि हमने सर्विस उससे ले ली है, ठीक है, हमने उससे सर्विस ले ली है। तो सर्विस हो या एसेट हो, जब हम ले लेते हैं, जब वो हमारा बन जाता है, जब वो हमारा हो जाता है, पेमेंट चाहे उसकी नहीं की है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आज की तारीख में सैलरी ड्यू हो गई है, वो हमने पे करनी ही करनी है। आज करें, आज से 10 दिन बाद करें, साल बाद करें, या आखिरत में जाके करें, देनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? सही है। और वैसे भी मज़दूर की मज़दूरी तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले देनी चाहिए। हम लोग इस चीज़ को अक्सर भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि मज़दूर की ऐसी की तैसी, इसने काम ठीक क्यों नहीं किया। बहरहाल, तो एक एक्सपेंस करना था, जो एक एक्सपेंस था जो आज इनकर हो गया है। फॉर एग्जांपल, मैंने आज किसी से कोई काम करा लिया, कॉलेज में एक दीवार को पेंट कराना था, मैं मिस्त्री यहाँ का मज़दूर लेकर आया, कोई पेंट वाला लेकर आया, उससे मैंने पेंट करवा लिया, काम हो गया है, उसकी पेमेंट करनी है। अगर मैं आज से 10 दिन बाद करूँगा तो काम तो आज हुआ है ना, आज उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कब होती है। तो भैया, हम अगर आज उसको पेमेंट कर देते तो हम एंट्री करते क्या, एक्सपेंस टू कैश करते ना। लेकिन अब क्या हुआ है, हुआ ये है कि कैश तो हमने दिया ही नहीं, कैश हमने दिया है 10 दिन बाद। बिल्कुल ठीक, कैश वाला जो इम्पैक्ट है इसका, वो हम आज नहीं करेंगे, वो जिस दिन कैश पे करेंगे उस दिन लिखेंगे, अभी पार्टी को के नाम से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और पार्टी अकाउंट क्रेडिट, और यही पार्टी डेबिट हो जाएगी जब हम इसकी पेमेंट करेंगे। अब ये पार्टी का वर्ड मैं लिख रहा हूँ, आपने बंदे का नाम लिखना है, जिस बंदे के पैसे देने हैं आपने उसका नाम लिखना है। लेट्स सपोज कि आपने मिस्टर आतिफ से पेंट कराया है, तो आप कहेंगे पेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मिस्टर या मिस्त्री आतिफ अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, मिस्त्री आतिफ अकाउंट क्रेडिट। आतिफ को अब हमने फॉर एग्जांपल अगर उसे 3000 रुपये की जो है वो ड्यू है, या उससे 3000 रुपये की मजदूरी तय हुई है, तो अगर हमने नहीं दी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, वैसे लेबर को देना चाहिए पैसे, उसी दिन देने चाहिए, छोटा मोटा काम हो बाद में करा लेना चाहिए। थोड़ा सा इसमें जो है ना वो खुले दिल का और आसानी का मुजाहरा करना चाहिए। खैर, मेरी जिम्मेदारी भी है ना, आपको एक अच्छा इंसान भी बनाओ, ठीक है, चाहे आपका लोग फ़ायदा ही उठा जाए, लेकिन अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट, और जब हम जिस दिन हम पे करेंगे पार्टी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सही है, समझ आती है? तो ये जो है, इसी तरह से एक और चीज़ भी है, वाइस वर्सा विद रेलिवेंट चेंजेस। इनकम के केस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी एंट्री बनाते हैं, अभी आप लोग ही बनाएंगे। इसकी 2 एंट्रीज होंगी। फर्ज करेंगे आपके पास एक इनकम आनी है, जिस दिन वो आनी थी उस दिन आपको वो नहीं मिली, उसने कहा भाई आज नहीं देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, 2 महीने बाद देंगे। आपने बच्चों को, जैसे कॉलेज है तो कॉलेज ने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बच्चों ने एडमिशन ले लिया, फ़ीस की इंस्टॉलमेंट्स करा ली। सही है, फ़ीस की इंस्टॉलमेंट्स करा ली, तो फ़ीस हमें रिसीव नहीं हुई, जिस दिन रिसीव होनी थी उस दिन रिसीव नहीं हुई, जो उसका हमने रूल बनाया हुआ था कि इस दिन हम लोग फ़ीस रिकॉर्ड किया करेंगे। खैर, एक लंबा सेशन होता है, लंबे सेशन के अंदर बच्चे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इस तरह की डिस्कशंस में हम चले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक दिन का 5 घंटे का एक सेशन कराना था, उसकी फ़ीस जो है वो बच्चों से हमने 5000 रुपये तय की थी। बच्चों को हमने कहा कि यार फ़ीस देनी है, तो कुछ बच्चों ने फ़ीस दे दी, फ़ौरन कैश हुआ, हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट,
और सेशन इनकम अकाउंट क्रेडिट, कैश रिसीव हो गया ना। सारे बच्चे जो थे उनमें से कुछ बच्चों ने हमें कैश दे दिया, एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही करते हैं ना अगर वो हमें कैश दे देते। अब लेट सपोज के बच्चों ने कैश नहीं दिया तो हमारी जो कैश वाली एंट्री है ये डिले हो जाएगी, ये चली जाएगी 10 दिन बाद, और यहां पे हम लोग फिर कौन सी एंट्री करेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, अब पार्टी आ जाएगी। इस केस में पार्टी का नाम क्या है जी, स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मैं पार्टी ही लिख रहा हूं, क्या समझे। अगर मौके पे पैसे मिल जाते तो हम करते कैश टू इनकम, लेकिन अब मौके पे पैसे नहीं मिले, इनकम पहले अक्रू हो गई है हमारी, ठीक है, इनकम पहले इकट्ठी हो गई है, जमा हो गई है, ढेर लग गया इनकम का, लेकिन पैसे नहीं मिले, तो इसको हम कहते हैं कैश टू पार्टी। अब पार्टी इधर डेबिट हो रही है इधर क्रेडिट हो रही है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो एंट्री हमारी वही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट इनकम अकाउंट क्रेडिट, जब हम इनको जोड़ के लिखेंगे। लेकिन क्योंकि एक काम पहले हुआ था दूसरा बाद में हुआ था, इस वजह से हमने उसमें जिस जिस दिन जो जो काम हुआ है वो रिकॉर्ड कर लिया, और बीच में थोड़ी देर के लिए जो बैलेंस है वो पार्टी अकाउंट में पार्क कर दिया। समझ आती। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकम का अक्रू होना, ठीक है, अक्रू होना। मुझे आज उसामा साहब ने बताया, उन्होंने आपसे ये वर्ड डिस्कस किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे तो ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने उनको भी कहा कि यार इतनी जल्दी ये सवाल ना पूछा करें बच्चों से, क्योंकि अक्रूवल आपका चैप्टर नंबर 5 है, हम उसमें जाके पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि आज उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को ज़रा बता दीजिएगा, तो इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इनकम अगर आपकी कमाई हो जाए लेकिन पैसे ना मिले हो तो उसको हम अक्रूड इनकम कहते हैं, कमाई हुई इनकम। तो अक्रूड के वर्ड का मतलब है कमाना, कमा ली है आपने, बस आपको मिलनी बाकी रह गई। तो ये एक इनकम थी जो आपने कमा ली लेकिन मिली नहीं, इसको हम इनकम कहेंगे। पार्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे, और जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी कैश डेबिट पार्टी अकाउंट क्रेडिट। तो क्या ये बात समझ आई। सारी एंट्रीज आपको इस वक्त बाय हार्ट मेमोराइज नहीं होंगी, मुझे पता है आपको याद नहीं होंगी, लेकिन ये नोट कर लें और इनको रात को या अभी घर से जब वापस आपको आगे छुट्टी भी होगी, 2 दिन की छुट्टियां भी हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ है, अब आगे मंडे को क्लास होगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इन एंट्रीज को आपने देखना है और याद करना है कि ये इस वर्ड का क्या मतलब है, सोचना है कि मैंने क्या बताया था, इस वर्ड का क्या मतलब बताया था, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। आज से 1 हफ्ते बाद तक भी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको एंट्रियाँ ज़ुबानी याद हो। जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन नजर आए, आप सोचें ये किस तरह की ट्रांजैक्शन है, एक कागज़ के ऊपर ये सारी एंट्रीज लिख लें और इसको ओपन करके देखा करें कि अच्छा इस चीज़ की क्या एंट्री है। वो आपने हाँ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पार्टी क्रेडिट, ओके, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पार्टी का नाम क्या है, पार्टी क्रेडिट, इस तरह से चलना है, सही है। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो मेमोरी कार्ड नहीं है, उसमें चीज़ें डालेंगे तो आपको फ़ौरन से याद नहीं हो जाएंगी, इट विल टेक सम टाइम, सही है। और ये जो टाइम है वो कैसे आपने स्पेंड करना है, आपने अपने दिमाग को आहिस्ता 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 गाइड करना है। मैंने कभी भी कोई फार्मूला, कोई चीज़ रटा लगाने के लिए नहीं कहा, हमेशा फार्मूले भी हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट के, आपने उनको कागज़ पे लिख लेना, और जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है आप उस कागज़ पे जाके देखें इसका क्या फार्मूला है। आप 10 दफ़ा वो फार्मूला लगा लेंगे ना जब प्रैक्टिस के अंदर, आपको वो याद हो जाएगा फार्मूला, या आधा याद हो जाएगा, आधा आप बाद में याद कर सकते हैं जब आपने उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लें। तो इसी तरह से एंट्रीज़ हैं कि आपने सारी लिख लेनी है, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये याद हो जाएंगी, और जब आपको याद हो जाएंगी फिर आपको ये अज़बर हो जाएंगी, फिर हम आगे चले जाएंगे। क्या ख्याल, आगे से मुराद है कि अगले टॉपिक पे, ठीक हो गया जी। तो ये एंट्रीज जो हैं हम लोगों ने कहा है परचेज ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट, एक्सपेंस ऑन क्रेडिट और इनकम ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट से मुराद है उधार, उधार उधार। तो अगर ऑन कैश की ट्रांजैक्शन होंगी तो वैसे होती हैं जो हमने इधर लिखी हुई हैं। अगर ऑन अकाउंट का वर्ड यूज़ करते हैं हम, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट से क्या मुराद है, पार्टी भी कह सकते हैं, अकाउंट भी कह सकते हैं। पार्टी से मुराद है, अकाउंट से मुराद है कि अभी हमने उधार पे चीज़ें दी हैं, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, उधार, उधार, और ये क्या होगा जी, नकद, ठीक है जी। नकद की ट्रांजैक्शन में ये एंट्रियाँ होती हैं, उधार की ट्रांजैक्शंस में ये एंट्रियाँ होती हैं।
सही है। अच्छा, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न जो होती हैं उनमें ऐसा कोई इतना कोई मसला नहीं, अगर कैश आया हो तो कैश क्रेडिट हो जाता है, और कैश आया तो है वो कैश मतलब दिया हो तो वापस डेबिट हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें हमने उधार पे दी हुई है तो कैश की जगह पे वो वाली पार्टी का नाम आ जाता है, वो सिंपल है। वो अभी नहीं बताऊंगा, वो हमें खामखा ज़्यादा हो जाएगा, वो जब कोई उसकी एंट्री आएगी फिर उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसे रिकॉर्ड करना है। तो जनाबे वाला 8 एंट्रियाँ नकद की और 8 उधार की। उधार में 4 सिचुएशंस को हमने डील किया, लेकिन हर सिचुएशन की 2-2 एंट्री हैं। सही है जी। तो ये टोटल 16 एंट्रियाँ आपका हासिल कलाम है आज तक की क्लासेस का, और इस हासिल कलाम को जो है ये आपने अब अमल कर लेना है, प्रैक्टिस कर करके, याद कर करके। अच्छा जी, मिस्टर अंजम कोरियर सर्विस, आज ही क्लास हो गई है तो टेंशन गया, हमने ये सवाल करना बस। मिस्टर अंजम स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ कोरियर सर्विस। अंजम साहब ने कोरियर सर्विस का बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 1 जुलाई ऑफ 2004। द ट्रांजैक्शन ऑफ फर्स्ट मंथ गिवन बिलो, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। आपने इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज को देखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया, 100,000 इन द बैंक। ओए होए, बैंक में पैसे चले गए, अब क्या करें? सीधा सीधा उसने बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक हो या कैश हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। नॉर्मली आजकल के ज़माने में, जैसे वो हमने पहले भी एग्जांपल ली थी यू एंटरप्राइजेस की, तो ऐसे थोड़ी है कि वो पैसे जो है ना उसने जेब में रखे होंगे 2 बिलियन रुपए, उसने बैंक में जमा कराए होंगे। तो बैंक हो या कैश हो, सिर्फ नाम का फ़र्क है, हम बैंक को भी कैश ही ट्रीट करेंगे। सही है। तो अगर ये कैश होता तो हम क्या एंट्री करते? कैश आउटफ्लो हो गया, वेरी गुड। किसको दिया कैश? कैश डेबिट हुआ। बिजनेस के पास तो कैश आया है, क्या ख्याल है? कैश इनफ्लो है ना, आउटफ्लो नहीं हुआ। क्या ख्याल है, क्यों भाई साहब? कैश इनफ्लो है, बिजनेस की अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, तो बिजनेस के पास कैश आया है। क्या समझे? मुझे बताएं किसको समझ नहीं आई। हमने पहले दिन बात की थी कि बिजनेस की अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है हमने, मिस्टर जो भी है अंजुम, इसकी नहीं करनी। तो अगर आप अपने आप को बिजनेस समझें, आप अपने आप को वो बिल्डिंग समझो जो मैंने बनाई थी, जिससे मैंने बिजनेस को रिप्रेजेंट किया था कि जनाबे वाला आप ये हैं, इस बिज़नेस की अगर हम बात करें तो इस बिज़नेस के पास पैसे आए हैं, ऑनर ने दिए हैं। क्या समझे? ये चीज़ ठीक होगी तो मैं आगे जाऊंगा, चाहे इस पर महीना लग जाए। एंट्रीज आपकी ठीक होंगी तो मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि आगे इसके बाद जो कुछ है वो सारा 1 महीने में भी कवर हो सकता है, 1 हफ्ते में भी कवर हो सकता है। लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज अगर नहीं आई तो आपके लिए आगे ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जनाबे वाला बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? अगर कैश आया होता, सिर्फ इसमें फ़र्क यह है कि वो पैसे बैंक में चले गए हैं, तो कैश हो या बैंक हो, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, तो हम वहाँ पे बैंक का वर्ड लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी पहली एंट्री बनेगी। ठीक है, क्या ख्याल है? क्या नाम था आपका सेंटर वाले भाई? जुल्करनैन भाई। क्या समझे? समझ गए? कहाँ से हो? मर्दान से हो, वेरी गुड। मर्दान गए हुए थे हम फरवरी में, टकाला रेस्टोरेंट का खाना खा के आए हम, है ना। केटीसी में मैंने ऑडिट किया हुआ है, केटीसी का ऑडिट किया हुआ मैंने बैक इन 2016 में, खैबर टोबैको कंपनी का। ठीक है, वहाँ पे एक और शुगर मिल भी होती थी, क्या नाम है, प्रीमियर शुगर मिल कहते थे उसको, केटीसी के सामने होती थी। ठीक है, तो आपके इलाके में बड़ी तरह मैंने सवाबी से जाके वो भी खाए हुए हैं, क्या क्या नाम है उसका, बीफ पुलाव। वो तो आप इधर आ गए ना, बनू बीफ पुलाव बहुत ज़्यादा। ठीक है, इधर वाला सही नहीं होता, इधर वाला तो मशहूर भी बहुत हुआ है ना कल परसों से। ठीक है, इसकी वजह से ना हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हम चीज़ें चुज़ें नहीं मंगाते, ये बाले शाले और फटे शटे, वो बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो गई। आपको पता क्यों? अब वो गधा गाड़ियाँ ख़त्म हो गई है ना। ठीक, अब वो रिक्शे पे आता है सारा सामान, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा, खैर चले, तो वो तो मज़े की चीज़ है। खैर, तो मर्दान में मेरा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। ठीक, सवाबी तक हम लोग गए हैं, उनकी डिफरेंट
जो है ना वो इलाके भी हमने फिरे हुए हैं। अच्छा, तो बरदान में किस जगह से आप? सुना हुआ है ये नाम, मार्केट है ना वहाँ पे? सही है, चलो जी ठीक हो गया। तो मर्दान वाले जुल्करनैन भाई समझ आई क्या आपको? आ गई? क्या एंट्री करेंगे इसकी हम? बैंक में अगर पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, कैश विड्रॉन ₹50,000 फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकाले हैं, कैश में पैसे आ गए हैं। इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग एंट्री है, इससे पहले हमने डिस्कस नहीं की हुई, इसीलिए मैंने उसको चूज़ किया है कि हम ये वाली बातें भी कर लें। तो कैश, बैंक से पैसे निकले हैं, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कैश में पैसे आ गए हैं, कैश डेबिट हो जाएगा। क्या बात। तो ये इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग एंट्री है। देखिए आपने दो अलग अलग खाते मेंटेन करने हैं, दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने हैं, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 50,000 से। ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। पहले वाली की अकाउंटिंग एंट्री क्या है वो भी मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। A/C का मतलब होता है अकाउंट 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से वैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन शायद 2004 में होता होगा जब का ये सवाल है। ठीक है जी। और दूसरी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर उसके बाद क्या किया? डिलीवरी वैन परचेज की है, कैश से 20,000 रुपये दिए हैं। अकाउंटिंग एंट्री बताएंगे आप। सवाल ये है कि ये जो डिलीवरी वैन है क्या ये आपकी गुड्स है? क्या स्नूकर क्लब जो है, नहीं कोरियर सर्विस जो है वो डिलीवरी वैन बेचता है? कोरियर सर्विस तो डिलीवरी वैन के अंदर चीज़ें रख के बेचता है, तो ये उसका एक्सपेंस नहीं, एसेट है। ये उसकी परचेजेस नहीं है, एसेट्स हैं। तो आप क्या एंट्री करेंगे? कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं परचेज नहीं करेंगे ना, मैंने यही तो पूछा। देखिए परचेज का वर्ड आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने वो चीज़ें परचेज करनी होती हैं जो आगे आपने बेचनी होती हैं। गुड्स की परचेज और सेल के लिए परचेज का अकाउंट यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये एसेट है, तो हम एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। और कहाँ से लिए हैं? कैश से लिए हैं। तो एसेट अकाउंट डेबिट, और एसेट के अंदर भी हम लिख देंगे डिलीवरी वैन। और कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितनी होगी जी? 20,000। अब आप लोगों ने सही तरतीब से लिखनी है, मेरे पास क्योंकि स्क्रीन पर जगह कम है तो मैं जहाँ पे जगह मिलेगी मैं वहाँ पे लिखता जाऊँगा। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग एंट्री ये बन गई इसकी। क्या समझे? अगला सवाल, 6 जुलाई को ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है ऑन अकाउंट ₹20,000। ऑन अकाउंट का वर्ड अभी मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है उसका? उधार पे। उधार पे। तो आपने कैश पे नहीं किया, आपने कैश पे नहीं किया, आपने एसेट परचेज किया है। पहले ये सोच लिया करें कि अगर हम लोग कैश पे करते तो क्या एंट्री करते? एसेट यानी कि इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट करते ना। आप ऐसे करते ना अगर आप कैश पे करते, लेकिन अब आपने कैश पे नहीं किया, तो जहां पे कैश लिखा हुआ है सिर्फ उसको डिलीट करके वहां पे पार्टी अकाउंट लिख दें। अब पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, हम लोग कह देते हैं पार्टी फॉर इक्विपमेंट, ताकि याद रहे कि ये वो पार्टी है जिससे हमने इक्विपमेंट परचेज किया है। नामों के वाले से मैंने आपको कहा कि बहुत सख्त रूल्स नहीं है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। तो एसेट यानी कि इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 का और पार्टी फॉर इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट 20,000 का। क्या समझे? ठीक है, ये जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों ना ऐसे करें कि हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ जनाब एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट के अंदर कौन सा एसेट है? इक्विपमेंट का। और पार्टी फॉर इक्विपमेंट, इसको पेएबल का वर्ड भी यूज़ करते हैं।
बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी आपका कोई और दोस्त हो वो कहे कि नहीं ये तो पार्टी का तो वर्ड ही नहीं हमने कभी पढ़ा, तो आपने घबराना नहीं है, सही है। ये नामों के हवाले से जैसे मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि इतने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ, लेकिन आप एसेट को लाइबिलिटी तो नहीं कह सकते ना, एक्सपेंस को इनकम तो नहीं कह सकते, बस ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो एसेट अकाउंट डेबिट हुआ, पार्टी फॉर इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, सामने लिखते चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है कि जगह थोड़ी कम पड़ रही है। तो ये हमारी एंट्री हो गई है 6 जुलाई की कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था। 10 जुलाई लोन लिया है बैंक से 1 लाख रुपए का इन चेक। चेक का मतलब है कि पैसे बैंक में ही आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपके पास बेसिकली बैंक में पैसे आ गए हैं। बैंक हो या कैश हो वो एक ही नेचर की चीज़ें होती हैं, बैंक हो या कैश हो वो एक ही चीज़ होती है। तो कैश या बैंक आपके पास आ गया है 1 लाख रुपए, और क्रेडिट क्या करेंगे अब, लोन। ये आपकी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी। हमने कहा था कि किसी ऑनर से पैसे आ जाएंगे तो कैश टू कैपिटल, थर्ड पार्टी से आ जाए तो कैश टू लाइबिलिटी, लोन, ठीक है। तो लोन का वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टुक लोन फ्रॉम बैंक। तो 10 जुलाई की एंट्री है हमारी, ये हमारी 6 जुलाई की थी, ये 10 जुलाई की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट और लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने का, 1 लाख रुपए का। जब चेक ले लिया तो समझो पैसे आ गए, चेक ले लिया तो समझो पैसे आ गए, ऐसे ही होता है। आप में से किसी बंदे के ज़हन में ये आ रहा है कि सर चेक अगर बाउंस हो जाए तो फिर क्या होगा, हमने तो एंट्री रिकॉर्ड कर दी। आज आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक? कभी चेक की ट्रांजैक्शन देखिए, वैसे तो अब बहुत ही आउटडेटेड हो गई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने चेक लिया, जिस दिन चेक आया आप बहुत खुश हुए, वाह 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 पैसे आ गए, आपने एंट्री कर ली, चेक जो है वो बाउंस हो जाए फिर क्या करेंगे? हाँ, ये एक सवाल है ना कि चेक बाउंस हो जाए तो फिर क्या करेंगे। आपके जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि सर उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी। तो उसका जवाब ये है कि ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि अगर चेक से पैसे नहीं आए तो क्या करना है, चैप्टर है इसका, सही है। लेकिन ये सवाल सोचते रहना आपने उस वक्त तक, कभी बैठे बैठे जहन में आ जाए कि यार अगर चेक आ गया, हमने फ़ौरन एंट्री कर ली, पैसे ना मिले तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। वो क्या कहते हैं, मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। तो वो चेक जो है वो अगर पैसे ना मिले उसके तो फिर क्या करेंगे, तो वो हम तब पढ़ेंगे और मैं आपको उस वक्त बताऊँगा कि क्या करेंगे। 11 जुलाई की एंट्री देखते हैं जी, रेंडर्ड सर्विसेज। रेंडर्ड सर्विसेज का, रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना, देना, सर्विसेज देना, रेंडर का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। रेंडर का वर्ड तब होता है जब आप सर्विस दे रहे हैं, आप कहते हैं मैंने आपको पढ़ा दिया तो मैं कहूँगा कि जी मैंने अपनी सर्विस रेंडर कर दी, ठीक है जी। तो ये रेंडर्ड द सर्विसेज का मतलब है कि आपने सर्विसेज दी हैं। कौन सी सर्विसेज देनी थी, कोरियर सर्विसेज हैं, ठीक है। एंड रिसीव्ड रेवेन्यू ऑफ ₹30,000 इन कैश। कैश आ गया है, कैश डेबिट होगा, सही हो गया। कैश तो करे ना डेबिट, सबसे पहले आधा काम तो पूरा करे ना। वो जैसे वो किसी का नंबर पूछना हो तो वो कहते हैं यार मुझे तुम्हारा नंबर शुरू से थोड़ा सा पता है, 03 आता है शुरू में, उसके बाद क्या है वो तुम बता दो, बाकी मुझे भूल गया। तो भैया वैसे ही जब कैश आ गया है तो हम कहेंगे कि यार ये तो हमें पता है कि जब कैश आता है तो कैश तो हो गया डेबिट 30,000 से, तो हम लोग लिखेंगे कैश डेबिट 30,000 से। क्रेडिट किसको करना है, सोर्स इसका क्या है, इनकम है। वो हमने कहा था ना 3 सोर्सेज हो सकते हैं, एक कैपिटल है वो शुरू में ही आता है, उसके बाद कैपिटल की ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं। लोन है, कभी कभार ही हम बाहर से लोन लेते हैं तो क्रेडिट लोन भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो लोन जो चीज़ क्रेडिट हो रही होती है ना वो इनकम ही हो रही होती है आपकी, रेवेन्यू सोर्स, सर्विस इनकम। तो हम इसको कह सकते हैं सर्विस इनकम। तो हम कहते हैं जी सर्विस इनकम। अगर इसने कोई चीज़ सेल की होती तो हम इसकी जगह पे सेल्स का वर्ड लिख लेते हैं, लेकिन ये तो किसी की चीज़ें उठाता है एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है, सर्विस दे रहा है। तो सर्विस इनकम अकाउंट क्रेडिट 30,000 से। किस तारीख की बात है ये, 11 जुलाई की। 14 जुलाई की बात करते हैं जी, 14 जुलाई। अर्नड सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग टू ₹75,000
इन्होंने और सर्विस रेवेन्यू, अच्छा ये भी रेंडर करने का ही एक और सिनोनिम है, या आप सर्विस रेंडर कर लें या सर्विस रेवेन्यू अर्न कर लें, एक ही बात है। सर्विस रेवेन्यू कैसे अर्न करेंगे, आप सर्विस देंगे, उसका रेवेन्यू आपका अर्न हो गया, मिला कि नहीं मिला वो बात की बात है। मैंने क्लास पढ़ा ली, मेरी तरफ से सर्विस कंप्लीट हो गई है, कॉलेज वाले मुझे पैसे कब देते हैं ये और बात है, ठीक है। तो सर्विस रेंडर कर ली है, तो अर्न द सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग टू ₹75,000 अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड। अगर कैश रिसीव हुआ होता तो मैं एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट सर्विस इनकम अकाउंट क्रेडिट, जो इससे पीछे वाली एंट्री की है ये वाली, लेकिन कैश मुझे नहीं मिला तो पार्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे, सर्विस इनकम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सही है जी। तो 14 जुलाई को हमारी जो एंट्री होगी वो होगी पार्टी का वर्ड आगे जाके मैं चेंज करवा दूंगा ना, पार्टी का वर्ड फिर हम इस्तेमाल नहीं किया करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पार्टी अकाउंट डेबिट और सर्विस इनकम अकाउंट क्रेडिट, पार्टी थोड़ा सा आगे करके लिख दिया, इसको पीछे करके लिखते हैं ताकि अलाइनमेंट भी ठीक रहे। पार्टी अकाउंट डेबिट और सर्विस इनकम अकाउंट 14 जुलाई। 17 जुलाई की बात करते हैं जी। पेमेंट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 6 जुलाई थ्रू कैश। 6 जुलाई को हमने कुछ किया था, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था, उधार पे किया था कि नहीं किया था? वो 6 जुलाई एरो लगा हुआ पर परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपये की हमने अकाउंटिंग एंट्री ये की थी, ये पहले वाली एसेट अकाउंट डेबिट, पार्टी फॉर इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब इस पार्टी को हम कैश पे कर रहे हैं, तो ये पार्टी है, इसको तो डेबिट करेंगे, नज़र भी आ रहा है कि ये पहले क्रेडिट हुई थी, इसको डेबिट करना है। एक और निशानी है, हम कैश पे कर रहे हैं, कैश जब पे करते हैं तो कैश क्रेडिट होता है, सही है। अच्छा, कैश के थ्रू पे किया, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना हो कि हमने बैंक से पे किया हो तो हम फिर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जनाबे वाला, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी पार्टी फॉर इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अगर इसका नाम लिखा होता ना तो फिर हम इसका नाम ही लिख देते, पार्टी फॉर इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे जनाब? कैश अकाउंट क्रेडिट बाय द अमाउंट 20,000। 20,000 थे ना देने, इसको 20,000 ही दे दिए हमने, ठीक है जी। क्या समझे? डेट क्या है इसकी? ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? 17 जुलाई। 17 जुलाई 17 जुलाई सेपरेट, डेट का फर्क है, हम डेट वाइज लिख रहे हैं ना। वो एंट्री 6 जुलाई की हुई है। नहीं, अगर आप इन दोनों को गौर से देखें, एक एंट्री ये है और एक एंट्री ये है, इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा लिखकर देखें, मुझे बताएं कि कैश कितनी दफ़ा क्रेडिट हुआ है 20,000 से? एक ही बार हुआ है यहाँ पे। परचेज कितनी दफ़ा डेबिट हुई है? एक ही दफ़ा हुई है यहाँ पे। पार्टी इक्विपमेंट एक दफ़ा क्रेडिट हुआ है, एक दफ़ा डेबिट हुआ है, और क्रेडिट और डेबिट आपस में कट जाएंगे। कैसे कटेंगे ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये कट जाते हैं, सही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एंट्री वही बच जाती है, एंट्रियों को आपस में काटने के बाद वही चीज़ बच जाती है जो हम लोगों ने कैश के केस में सोचा था, सही है। तो इसलिए ये डबल एंट्री, या आप समझ लें कि 2 दफ़ा एंट्री नहीं होती है। ये लो भाई, मज़े की एंट्री आ गई। 18 जुलाई को हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन इज रीपेड थ्रू चेक। लोन लिया कितना था? 1 लाख रुपए का, और रिटर्न कितना कर रहे हैं? 50,000। तो 50,000 तो रह गया होगा ना, 50,000 अभी रहता है लोन देने वाला, लेकिन आपने हाफ पे कर दिया है, यानी कि 50,000 आपने पे किया है चेक के थ्रू। एक तो ये चीज़ है, तो अमाउंट भी आपको पता चल गई, बैंक का भी आपको पता चल गया कि आपने पेमेंट किया, तो बैंक तो करे ना क्रेडिट। तो कुछ भी करने से पहले सिर्फ वो 2 लाइनों वाली चीज़
कि कैश या बैंक आ रहा है तो डेबिट होगा, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। इससे आपके आधे काम हो जाते हैं। विदाउट एंटरिंग इनटू लाइबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, इसमें एंट्री हुए बगैर सिर्फ कैश वाली साइड का सिरा आप पकड़ लें तो फिर आप उस मुँह और बैल को काबू कर सकते हैं जो अकाउंटिंग एंट्री का बैल है। सही है। जब आप लोग कुर्बानियाँ करते हैं तो वो जो जानवर लिए होते हैं वो फिर जब रस्सा तोड़ा के भागते हैं तो रस्सा ही उसका पकड़ना होता है। इसी तरह से अकाउंटिंग एंट्री का रस्सा ये है कि कैश के साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, बहरहाल हाफ अमाउंट ऑफ द लोन इज़ रीपेड थ्रू चेक, तो हमने बैंक से पेमेंट की है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखेंगे, लेकिन बैंक अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है, कैश से की होती तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते, अमाउंट बनी 50,000। अब अगर लोन वापस करेंगे, ठीक है, लोन वापस करेंगे तो लोन अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे क्योंकि वो वापस किया। जैसे हमने पहले सोचा था कि ऑनर से जब कैपिटल आता है तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, जब वापस करते हैं तो कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट, एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्योंकि पैसे रिवर्स हो गए। तो रिवर्स हो जाया करेंगी एंट्रीज जब आप पैसे वापस करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी जनाब? लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम बैंक का वर्ड यूज़ किया था, ये वाला याद होगा आपको, लोन फ्रॉम बैंक का वर्ड, तो यही मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, लोन फ्रॉम बैंक। नॉर्मली इस बैंक का नाम क्वेश्चन में दिया गया होता है तो आप वो बैंक का नाम लिख देते हो, MCB, ABL, बैंक अल हबीब, मिज़ान बैंक, वट एवर, तो आप बैंक का नाम लिख देते हो। बल्कि अक्सर औकात एक कंपनी के बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी होते हैं, इसलिए वो उस अकाउंट के टाइटल में उसका बैंक का अकाउंट नंबर भी थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये कौन सा बैंक अकाउंट में होता है। ठीक है, 80, 90, 70, 80, 90 इतने बैंक अकाउंट्स भी होते हैं। मैंने कंपनी का ऑडिट किया था, उसके 70 बैंक अकाउंट्स थे, तकरीबन 70 के आसपास थे। ठीक है, कमालिया शुगर मिल की बात कर रहा हूँ, उस साइड से है कोई बच्चा? नहीं। 19 जुलाई, आगे चलते हैं जी। 26 जुलाई, सैलरीज ऑफ स्टाफ पेड थ्रू बैंक। 19 जुलाई, सैलरीज ऑफ स्टाफ पेड थ्रू बैंक। अब बताएं जी क्या एंट्री होगी? आप लोगों ने करनी है, मैं तो नहीं ये करने लगा एंट्री। सैलरीज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्या ख्याल है? लिख दें फिर, सारे बच्चे लिख लें ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। इतनी ज़बरदस्त बात हमें सिखाई जाती है छोटी क्लासों में, हम ना मिस कर जाते हैं। अक्सर कहा छोटी क्लासों में ना हमें बड़ी बातें बताई जाती हैं, लेकिन हम क्योंकि खुद छोटे होते हैं वो हमारे दिमागों में घुसती नहीं। ये असूल कुरान ने हमें दिया है कि जब किसी के साथ कुछ तय करें तो लिख लें। इंटरेस्टिंग बात है, कभी आप लोगों ने गौर किया? आप मुझे बताएं कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? कुछ लोग समझते हैं आयतल कुर्सी जो कि कुरान मजीद सूरह बकरा में आयत है वो सबसे बड़ी आयत है। ये आयतल कुर्सी सबसे बड़ी आयत नहीं है, बल्कि सूरह बकरा में ही थोड़ा सा आगे जाके एक आयत है। आपने पढ़ी है, उसका तर्जुमा पढ़ा कभी? वो बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है। आपके ख्याल में उसमें क्या बात हुई होगी? उसमें यही बात हुई है कि जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें, लिख लें, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गवाह कायम करें और लिखने में और गवाही देने में कभी भी कोई गलत काम ना करें वरना बहुत सोटे पहने। सही है, तो ये उसका मफहूम है, ये आप ज़रूर पढ़ें। मैं इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ कि यार अल्लाह ताला ने हमें जो सबसे बड़ी आयत कुरान मजीद में डाल के दी है वो ये है कि भाई बिज़नेस कैसे करना है। और वो चीज़ हम जब रसीदों में लिखते हैं, हम लोग रसीद लिखते ही नहीं, किसी के साथ लेन देन करते हैं लिखते ही नहीं है, किसी को कोई पैसे दे दिए, जब अल्लाह ने कहा कि लिख लो तो हम और आप कौन होते हैं कि यार हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है तो हम नहीं लिखना चाहते। लिखना है, गवाह बनना है, और गवाह बनने में किसी ट्रांजैक्शन में गवाह बनने में और गवाही देने से आप अल्लाह ताला ने मना भी किया है कि ये आपने इससे बचने की कोशिश नहीं करनी। दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको कहते हैं गवाह बने, आप ज़रूर उसके गवाह बने। ठीक है, और उसके बाद गवाही देने में आपने जो है वो डंडी भी नहीं मारनी। ठीक है, हेलो भाई साहब, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, वो छोड़ दे उसको, मोबाइल यूज़ कर रहे थे ना? अच्छा,
तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। क्लास में मेरे साथ ही जो ना वो, मैं इस क्लास में परफॉर्म करने के पैसे लेता हूँ, मेरी क्लास का टाइम कोई और बचा कोई और कैसे लेके जा सकता है? क्या ख्याल है? ठीक है उमर भाई, नहीं उमर भाई, उमर, तो ये क्लास मेरी है और मैं यहाँ का जे कान शिकरे हूँ, मैंने नहीं किसी और को अपनी क्लास का जो है वो टाइम यूटिलाइज नहीं करने देना। सबको कह के आया करें कि आई एम इन क्लास, ठीक है? तो टाइम वक्त थोड़ा रहता जा रहा है, और जो बात करनी थी वो ये थी कि लिखा करें, अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें यही हिदायत है। और ये जो रसीद होती है जिसमें हम कहते हैं कि इतने पैसे वसूल पा के रसीद लिख दी है, इतने पैसे निस जिनके इतने पैसे होते हैं वसूल पा के रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, ये बड़ी अच्छी और प्रैक्टिकल बात है। 27 जुलाई, फुल अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक फ्रॉम द पर्सन टू होम द सर्विसेज वर रेंडर ऑन 14 जुलाई। 14 जुलाई को जिस बंदे को सर्विसेज दी हैं उससे पूरे पैसे मिल गए हैं। 14 जुलाई को 75,000 रुपये हमने लेने थे एक बंदे से, हमने 14 जुलाई को एंट्री की थी पार्टी अकाउंट डेबिट, सर्विस इनकम अकाउंट क्रेडिट। सर्विस इनकम तो हमने रिकॉर्ड कर ली हुई है, लेकिन पार्टी को डेबिट किया था, तो आप इस पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। कैश हमें रिसीव हो गया है तो कैश अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उससे पैसे आ गए हैं। ये मैं एंट्री लिखता हूँ, एक एंट्री की जगह भी छोड़ दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट, अच्छा कैश से मिले चेक से मिले ये भी देखना होता है, थ्रू बैंक मिले ना, चेक से मिले हैं, ये रहा चेक से मिले हैं, चेक से मिले हैं पैसे, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम फिर कैश नहीं बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कभी कभार ये भी गलती हो जाती है, शुरू में हो जाए तो खैर है, एंड पे नहीं होनी चाहिए, पेपर वाले दिन नहीं होनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट और पार्टी अकाउंट क्रेडिट, हमने ये पार्टी लिखी थी ना, ये वाली थी ऊपर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट, कितनी 75,000 रुपये, फुल अमाउंट उससे रिसीव हो गई है, 75,000 हमने रिसीव कर लिए। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री, द ओनर विड्रॉ 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज थ्रू बैंक। बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश लिया होता तो कैश को क्रेडिट कर देते, और बैंक लिया, बैंक से क्योंकि लिया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। ये मिक्स हो सकता है, जैसे आप भी अभी बोलते बोलते फ्लो में कैश अकाउंट क्रेडिट बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, इसको ठीक करने की जरूरत है बस। द ओनर विड्रू 10,000 फ्रॉम फॉर हिज पर्सनल यूज थ्रू बैंक, तो हम कहेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। डेट क्या थी इसकी भला, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितनी थी 10,000। तारीख के बारे में क्या बताया था, 27 जुलाई। आखिरी दो एंट्रीज, रेंट ऑफ ऑफिस पेड थ्रू बैंक, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। इंश्योरेंस पे की है, इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस होता है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपये से। तो ये जनाबे वाला आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज कंप्लीट होती हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है जो मैंने नहीं लिखी, वो भी मैं लिख लेता हूँ, सैलरीज ऑफ स्टाफ पेड थ्रू बैंक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये कितना था जी, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट 30,000 की। अकाउंटिंग एंट्रीज हमने लिख ली है। आपने आज घर जाके सबसे पहले यही वाला सवाल करना है दोबारा खुद। हमेशा क्लास के बाद जब घर जाके आप प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आपने पहले वो सवाल करने होते हैं जो आपने क्लास में किए हैं। मैं तो यही रूल बताता हूँ, ये सवाल जब आप कर लें जो मैंने क्लास में किया था, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में तो आप सोचेंगे टीचर ने क्या बताया था, और अगर वो ना समझ आए तो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन आई एम श्योर होगा, आपने उसमें जो सवाल पूछना आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल डाल देना है। अच्छा,
सवाल का आंसर ज़रूरी नहीं है कि मैं दूँ, आपके फेलो स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन मैं उसको क्विकली चेक ज़रूर कर रहा हूँगा, थॉरली चेक कर रहा हूँगा, ताकि कोई गलत आंसर ना हो रहा हो। और एक दूसरे की हेल्प करना अच्छी बात है, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को इनबॉक्स में कभी मैसेज ना करें, एक दूसरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ही हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं। और लंबी लंबी चैटिंग और मैसेज और इस तरह की चीज़ें ग्रुप में करने से इज्तनाब करें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप एक अच्छी कम्युनिटी होगा, आप समझेंगे जो कुछ भी हो रहा है वो सारा कुछ मेरे सामने हो रहा है, क्योंकि मैं भी उसको देख रहा हूँ बाद में। तो एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है जी। दैट्स इट, थैंक यू।